हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज सीयूईटी बीएड का जो एग्ज़ाम है, वो आपका 26 मार्च के दिन है, तो ये आज उसकी बीएड की लास्ट क्लास है। देखिए, आज का जो टॉपिक है, वो है खेल, शिक्षा, शिक्षा मूल्य, योग और शैक्षिक तकनीक। आइए इसको पढ़ते हैं। फिर देखिए, वर्तमान युग में ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि ज्ञान की अत्याधुनिक तकनीकी एवं विधाओं ने शिक्षा जगत को एक प्रदर्शनीय स्वरूप प्रदान कर दिया है। आज शिक्षा का क्षेत्र जो है एवं उसका जो स्वरूप है, कक्षा के दीवारों तक ही सीमित न होकर वह कक्षा के बाहर अधिकाधिक रूप में लोकव्यापी रूप में प्रतीत हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोग भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि जो वर्तमान का युग है, उसमें बच्चे जो हैं वो स्कूल में जितना सीखते हैं, उससे ज़्यादा वो स्कूल के बाहर सीख रहे हैं, ठीक है? चाहे आप फ्रेंड ज़ोन को ले सकते हैं या फिर जैसे इंटरनेट हो गया, इंटरनेट तो बहुत बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा सोर्स हो गया है अभी लर्निंग का। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। बच्चे फिर आप देख रहे होंगे कि आस-पास के वातावरण से, आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, उससे सीख रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं बच्चे जो हैं वो कक्षा की 4 दीवारें तक सीमित नहीं हैं, वर्तमान में, ठीक है? पुराना जो युग था, वो इस तरीके का युग था कि हाँ, बच्चे केवल किताबें पढ़ते थे और जो कक्षा है उसकी 4 दीवारों तक ही उनका जो ज्ञान था वो सीमित था, बट अभी ऐसा नहीं है। देखिए, लिखा है प्राचीन काल से अनुभव किया जाने वाला स्वरूप भी यही है कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र थोपना नहीं या मात्र शिक्षण करना ही नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के ज्ञान को क्रमिक रूप से प्रस्फुटित करने की एक विधा है। इसी के उद्देश्य से शिक्षक अपनी उचित सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुभवों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो संपन्न करने में संलग्न रहता है। आज के दौर में शिक्षा का जो स्वरूप है वो वाणिज्यिक हो गया है। बिल्कुल सही बात है, आज का जो शिक्षा का स्वरूप है वो क्या हो गया है? वाणिज्यिक हो गया है। यह मुनाफ़ा कमाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यही मुनाफ़ा प्राप्त करने शिक्षक, माता-पिता, समाज एवं विद्यालय प्रबंधन लालायित है। यही कारण है कि आज माता-पिता अपने बच्चों को उन विद्यालयों में शिक्षण हेतु प्राथमिकता दे रहे हैं जहाँ उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। इसी तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक शिक्षा जगत ने कितने दबाव, तनाव एवं प्रतिस्पर्धाओं से गुजरते हुए क्या किया है, बहुआयामी व्यक्तित्व के निर्माण का संकल्प पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है। ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि यह सभी परिणति समाज की ही देन है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों के प्रति जो जागरूकता है, सामाजिक स्तर का ऊंचा उठना, कुंठित प्रतिस्पर्धा से गिरते मूल्य एवं सिद्धांत विहीन उद्देश्य तथा शैक्षिक संस्थाओं की मशरूम की तरह उत्पत्ति आदि अनेक कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो शिक्षा जगत है, ठीक है? बेसिकली वो दिशाहीन होने से भी क्या होता है, बचाता है। जो शिक्षा जगत है वो क्या होता है, जैसे बच्चे हैं मान लीजिए वो दिशाहीन हो रहे हैं, तो उससे कहीं न कहीं शिक्षा हमें बचाता है, ठीक है? फिर देखिए लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या है कि कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण रूप से क्या हो सकती है, कमी विहीन नहीं हो सकती है। यानी कि संपूर्ण जगत में ही क्या है, कमियाँ विद्यमान है, उसी तरीके से शिक्षा जगत में भी अनेक कमियाँ विद्यमान हैं। आप भी एक नागरिक होने के नाते इन सभी परिवर्तनों के सहभागी हैं और मूक अनुगामी भी। अतः इन बदलते संदर्भों में आप इन परिवर्तनों से कहाँ तक भिज्ञ हैं? देखिए, सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुआ था? तो याद रखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है? इसका जो मूलभूत उद्देश्य है कि सभी मतलब जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है वो क्या है? सभी के लिए है, एजुकेशन फॉर ऑल। फिर शिक्षा के द्वारा हमारे संविधान के आदर्श समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं प्रजातंत्र के मूल्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके एवं मानवीय संसाधनों का समुचित विकास किया जा सके, ठीक है? देखिए, फिर अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या स्वरूप है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, याद रखिए पॉइंट नंबर 1 है कि 10+2+3 मतलब कि आपका जो 10th है, 10th क्लास, उसके बाद क्या होगा आपका 2 साल और मतलब 11th-12th, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3 साल और, ये 3 साल और क्यों हो जाएगा बताइए? ये ग्रेजुएशन का साल होगा, ठीक है आपका, जिसमें आप अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करेंगे। तो यही कह रहा है कि 10+2+3 शिक्षा ढांचे को पुनः स्वीकृति दी गई है, जैसे कि वर्तमान में भी है और पहले भी था। इसके पूर्व की राष्ट्रीय नीति ने इस संरचना को स्वीकृति दी थी। फिर देखिए दूसरा है कि 10 वर्ष का विभाजन 5 वर्ष का, जैसे देखिए 10 वर्ष के विभाजन में पहला 5 वर्ष का क्या है, प्राथमिक स्तर है, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक स्तर है और 2 वर्ष का क्या है, हाई स्कूल, ठीक है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम क्या है, प्रस्तावित किया गया, जिसमें कि स्थानीय तथा राज्य स्तरीय आवश्यकताओं को पाठ्यक्रम में स्थान देने के लिए लगभग 20% का लचीलापन प्रस्तावित किया गया है।
फिर देखिए फोर्थ पॉइंट है कि पाठ्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं संवैधानिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय पहचान से संबंधित अनिवार्य तत्व होंगे। विविध सांस्कृतिक तत्व, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्त्री पुरुष के बीच की समानता, पर्यावरण महत्व एवं सामाजिक एकता, छोटा परिवार का महत्व, वैज्ञानिक अभिरुचि एवं दृष्टिकोण, आपसी भाईचारा एवं राष्ट्रों के बीच शक्ति एवं विश्व को एक परिवार, एक मतलब विश्व, संपूर्ण विश्व जो है वो एक परिवार है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। कहने के बाद आप लोग समझे कि जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से अनिवार्य तत्व होंगे, ये सारे, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ क्या है कि समानता को बढ़ावा देना, जिससे कि सामाजिक माहौल और एवं विरासत में मिले तमाम पूर्वाग्रहों को एवं कुंठाओं को दूर रखा जा सके। फिर देखिए लिखा है 6 नंबर कि प्रत्येक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाए। 7th है कि संपर्क भाषा को बढ़ावा देने के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि एवं विकास, पुस्तकों का अन्य भाषा में अनुवाद, बहुभाषी शब्दकोश एवं शब्दावलियों का प्रकाशन। फिर देखिए 8th नंबर है कि युवा वर्ग को अपनी कल्पना एवं सूझबूझ के अनुसार देश को जानने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहन। फिर है 9th नंबर की उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में प्रतिभावान छात्रों को बराबरी का अवसर देना। 10th क्या है कि विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षित संस्थाओं का सार्वभौमिक स्वायत्तशासी रूप बना रहे। 11th है कि शोध एवं विकास, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के विषयों में आपसी संस्थागत संवाद एवं सहयोग। फिर देखिए जीवन पर्यंत शिक्षा प्रक्रिया की सुविधा सभी को समान रूप से उपलब्ध कराना, युवा वर्ग एवं गृहिणी, किसानों, मजदूरों, व्यवसायियों आदि तथा खुली शिक्षा तथा दूर शिक्षण की सुविधा प्रदान करना। देखिए सर्व शिक्षा अभियान क्या है, तो याद रखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2001 में हुई थी। ये चीज़ याद रखना है आपको कि सर्व शिक्षा अभियान की जो मतलब योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 2001 में हुई थी। फिर देखिए क्या लिखा है कि इस योजना के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के समूह के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए शिक्षा मुहैया कराना इसका जो है उद्देश्य था। देखिए लिखा है कि 2010 तक यह कार्य पूर्ण करने का संकल्प लिया गया था। फिर देखिए लिखा है जीवन हेतु शिक्षा पर विशेष ध्यान देने हेतु संतोषप्रद गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर जोर वर्तमान में प्रधानमंत्री के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को 2015 तक बढ़ा दिया गया है तथा इसका जो क्षेत्र है वो 10वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया है। फिर देखिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधनों एवं परिवर्तनों के साथ 7 मई 1992 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहा गया। इसके लिए जुलाई 1991 में एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था जिसके चेयरमैन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को बनाया गया है। इनकी सहायता हेतु 6 प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों एवं 8 शिक्षाविदों को नियुक्त किया गया है। इस सलाहकार बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन परिवर्तन सुझाए गए जो निम्नानुसार है। फिर देखिए जिसमें कि पहला क्या है, जो सुझाए गए परिवर्तन उसमें पहला है कि सकल बजट का 6.6 शिक्षा पर व्यय किया जाना प्रस्तावित किया गया है। फिर शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर फिजूल व्यय को कम किया जाना चाहिए और इसकी जो जिम्मेदारी है वो निर्धारित की जाए। फिर देखिए लिखा है शिक्षा का प्रबंधन राज्यों के द्वारा सलाहकार परिषद की सलाह से किया जाए। चौथा क्या है, चौथा है कि जिला शिक्षा मतलब जिला स्तर पर जो जिला बोर्ड एवं ग्राम शिक्षा समितियों का गठन करके शिक्षा की जिम्मेदारी को सौंपा जाए। फिर देखिए फिफ्थ है कि शिक्षा एवं अन्य सेवाओं के बीच संबंध स्थापित किए जाएं, जैसे कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी देखभाल। फिर है विभिन्न वर्गों के शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाए एवं देश के विकास में अपना योगदान दे सके। फिर देखिए शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, इस हेतु संपूर्ण साक्षरता प्रौढ़ों के लिए एवं प्रारंभिक शिक्षा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सुलभ कराई जाए। फिर देखिए शिक्षक प्रशिक्षण यानी सेवा पूर्व प्रशिक्षण, शिक्षकों को सेवा में लेने के पूर्व जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं वे सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहलाते हैं। देखिए सबसे पहले एमपी और छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शाला के शिक्षकों हेतु डिप्लोमा इन एजुकेशन के नाम से यह प्रशिक्षण दिया जाता है। इस हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जाता है। देखिए फिर
क्या लिखा हुआ है अगला टॉपिक कि शिक्षा का लोकव्यापीकरण। तो देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 45 के अनुसार शिक्षा के लोकव्यापीकरण का जो लक्ष्य है वो सन 1960 में प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था, किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस संवैधानिक लक्ष्य को आज तक भी हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो रणनीति बनाई गई है, जो सुझाव दिए गए हैं उनमें मुख्यतः निम्नलिखित है। पहला तो ये है कि शाला तक पहुंच होना चाहिए, दूसरा ये है शाला में प्रवेश, फिर शाला में ठहराव और एवं उपलब्धि। देखिए लोक व्यापीकरण के लिए रणनीति। देखिए चुने हुए प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा को लोक व्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिले की परिस्थिति के अनुरूप रणनीति तैयार की गई है, जिसके घटक इस प्रकार से हैं। देखिए पहला है कि प्राथमिक शिक्षा तंत्र को स्थानीय समुदाय के प्रति जवाबदेह बनाकर उसकी कार्यगरता बढ़ाना। फिर दूसरा है कि सर्वसाधारण में प्राथमिक शिक्षा के प्रति रुचि, उत्साह एवं उत्तरदायित्वपूर्ण वातावरण का निर्माण करना। और तीसरा है रोचक शिक्षण पद्धति को अपनाना। फिर देखिए प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा प्राथमिक स्तर पर तय किए गए ज्ञान कौशल को अर्जित करना। फिर पांचवा है प्रशासन एवं प्रबंधन में व्यापक सुधार। छठवां है सघन प्रशिक्षणों द्वारा शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करना। फिर देखिए शिक्षाकर्मी मॉडल। शिक्षक अनुपस्थिति एवं आवासीय सुविधा के अभाव के कारण गांवों में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतएव शासन ने निर्णय लिया कि समुदाय को शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए। यदि समुदाय शिक्षा से जुड़ता है तो वह शिक्षक के प्रति आदर का भाव रखेगा। यह सोचा गया कि यदि एक अच्छे स्थानीय व्यक्ति को लेकर उसे भली भांति प्रशिक्षित किया गया एवं प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए तो क्या होगा, अगर प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए तो हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकेंगे। इन विचारों के आधार पर 1984 से लेकर 1987 का शिक्षाकर्मी परियोजना का परीक्षण किया गया। इसे 1987 में राजस्थान में लागू किया गया था। फिर देखिए शिक्षा गारंटी योजना। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां की शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यह स्थिति अधिकांशतः पिछड़े ग्रामीण एवं अनुसूचित जनजाति बहुल्य क्षेत्रों में है। लगभग 50 से ज्यादा शाला विहीन क्षेत्र आदिवासी जिलों में है। इन क्षेत्रों में प्राथमिकता पर शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ शासन की तात्कालिक आवश्यकता है, जिससे कि सन 2000 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह सुविधा जो है वो छत्तीसगढ़ की शिक्षा गारंटी योजना के माध्यम से दी जाती है। अब देखिए शिक्षा गारंटी योजना क्या है, आइए उसके स्वरूप को पढ़ते हैं। देखिए शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में जहां 1 किलोमीटर के निर्धारित मापदंडों के अनुसार शिक्षा की कोई भी सुविधा नहीं है, जहां बच्चों की शिक्षा की मांग समुदाय द्वारा की जाती है, वहां शासन एक न्यूनतम पर वाजिब शिक्षा सुविधा निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता स्वीकार करेगा। यह समय सीमा जो है वो मांग प्राप्त होने से 90 दिनों तक होगी। फिर देखिए लिखा है कि ईजीएस के क्रियाशील होने के मापदंड निम्नानुसार है। सबसे पहला है कि शिक्षा सुविधा की मांग केवल ग्रामीण क्षेत्र से हो। दूसरा है कि जिस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा सुविधा की मांग की जाए, तो देखिए वहां पर क्या होना चाहिए, वहां 1 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी शाला संचालित स्वीकृत नहीं होना चाहिए। शाला का अर्थ होता है शासकीय, अशासकीय, औपचारिक शाला, अनौपचारिक शाला। शिक्षा स्वीकृत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट है कि वहां 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का जो समूह है वो कम से कम 40 का होगा। फिर है आदिवासी क्षेत्रों में यह समूह न्यूनतम 25 का हो सकता है। फिर देखिए शिक्षा की सुविधा की मांग स्थानीय समुदाय के द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से की जाएगी। शिक्षा गारंटी योजना के तहत शासन द्वारा शैक्षिक सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके अंतर्गत गुरुजी की नियुक्ति, पठन पाठन का सामग्री एवं गुरुजी प्रशिक्षण एवं नैमित्तिक व्यय आदि शामिल हैं। फिर देखिए गुरुजी। सामान्य क्षेत्र में 40 बच्चों के समूह पर एक गुरुजी होगा। आदिवासी क्षेत्रों में 25 बच्चों पर एक गुरुजी होगा। गुरुजी स्थानीय होगा। जहां तक संभव हो सके महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। गुरुजी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए।
यदि इस योग्यता वाला स्थानीय व्यक्ति नहीं होता है तो ऐसी दशा में शैक्षणिक योग्यता के मानक को कम कर 10वीं उत्तीर्ण किया जा सकता है। फिर देखिए, गुरुजी की नियुक्ति जनपद पंचायत शिक्षा समिति समुदाय के द्वारा प्रस्तावित गुरुजियों के नाम से प्रथम नाम का अनुमोदन करेगी। किसी भी हालत में समुदाय के द्वारा प्रस्तावित गुरुजी सूची से हटकर अन्य व्यक्ति की गुरुजी के रूप में नियुक्ति नहीं होगी। फिर देखिए, गुरुजी प्रशिक्षण। देखिए, गुरुजी प्रशिक्षण में है कि जिले स्तर पर स्वीकृति सूचना प्राप्त होते ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा गुरुजियों के प्रशिक्षण एवं पाठन सामग्री की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से की जाएगी। प्रशिक्षण अवधि में गुरुजियों को स्टाइपेंड देय होगा। जिले स्तर पर स्वीकृति सूचना प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर गुरुजी प्रशिक्षण एवं पठन पाठन सामग्री की व्यवस्था राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में गुरुजियों को 20 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। समय समय पर विषय वस्तु के अवधारणाओं से संबंधित कठिन बिंदुओं पर आधारित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्व अधिगम प्रशिक्षण भी दिया गया है। फिर देखिए, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा। बच्चों को एक योजना के तहत दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। जैसे स्कूल कॉलेज में दी जाने वाली शिक्षा, ठीक इसके विपरीत पूर्व योजना के बिना बच्चे अपने समाज में बड़ों से जो सीखते हैं उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। बच्चे जो किससे सीखते हैं, अपने समाज में बड़ों से, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, और जो स्कूल कॉलेज में सीखते हैं उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज शिक्षा। तो निरक्षर वयस्कों को दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसे बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा या समाज शिक्षा। फिर देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो उसका प्रारंभ हुआ है 5 मई 1988 को। 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के निरक्षर व्यक्तियों हेतु शिक्षा। फिर देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रारंभ है वो 2001 में हुआ था। 6 से लेकर 14 वर्ष तक की सभी बच्चों के लिए शिक्षा इसमें शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है, और 2010 तक यह कार्य पूर्ण करने का संकल्प लिया गया है। फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग स्थापना हुआ था 2005 में। उसके बाद उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का, कि देश से प्रतिभा पलायन को रोकना। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ हुआ। मध्याह्न भोजन योजना उद्देश्य क्या है, स्कूलों में दाखिला एवं उपस्थिति को बढ़ाना। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना 1985 में। उद्देश्य है सुविधाहीन वर्ग हेतु उच्च शिक्षा उपलब्ध करना। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था भी इसके अंतर्गत आती है। फिर देखिए, दूरस्थ शिक्षा। हम औपचारिक, अनौपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा के मिले जुले रूप को दूरस्थ शिक्षा कह सकते हैं, जिसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे कि मुक्त शिक्षा, संचार माध्यम इत्यादि। इस शिक्षा के अंतर्गत परोक्ष रूप से शिक्षक हजारों किलोमीटर दूर शिक्षार्थी को शिक्षा देता है। इस शिक्षा में शिक्षण, निर्देशन, परामर्श सामग्री आदि संचार माध्यमों से प्राप्त होते हैं। फिर देखिए, मूल्य शिक्षा। मानव को मानवीय मूल्यों एवं सदाचार से पूर्ण होना ही चाहिए तथा मानव को मूल्य पूर्ण शिक्षा ही उपलब्ध करा सकती है। इसे नैतिक शिक्षा भी कहा जाता है। मूल्य शिक्षा को क्या कहा जाता है, नैतिक शिक्षा भी कहा जाता है। प्रत्येक समाज व धर्म के कुछ स्थापित मूल्य होते हैं जिनके निर्वाह का व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है। जीवन मूल्यों को किसी भी राष्ट्र, धर्म एवं जाति तक ही वह सीमित नहीं किया जा सकता। आज अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर उत्पन्न पर्यावरणीय तथा अन्य समस्याओं का मूल्य मानव जीवन में क्या है, मानव जीवन में मूल्यों का ह्रास है। स्वार्थपरता, लालच, आलस्य, राष्ट्रीय भावना की कमी, भौतिक संसाधनों की होड़, भविष्य की अनदेखी, आत्मविश्वास का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। फिर देखिए, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना अगस्त 1995 में इस उद्देश्य से की गई थी कि पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजन एवं समन्वित विकास करने के साथ ही आवश्यक नियम बनाने एवं अध्यापक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का उचित संरक्षण किया जा सके। ये बीएड कॉलेजों को मान्यता देती है। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है वो बीएड कॉलेजों को मान्यता देती है। फिर देखिए, खेल और शिक्षा। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, अतः बच्चों की शारीरिक स्वास्थ्यता हेतु शिक्षा में खेल, योग, आसन, क्रिया आदि को भी क्या रखा जाता है, साथ में रखा जाता है। फिर देखिए, नवोदय विद्यालय। तो यह विद्यालय नई राष्ट्रीय नीति
नई राष्ट्रीय नीति के गति निर्धारक वाहक हैं। भारत के प्रत्येक जिले में, ग्रामीण क्षेत्र में यह विद्यालय खोले जा रहे हैं। ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि सीबीएसई के अधीन है तथा एक आवासीय विद्यालय है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को तैयार किया गया है। फिर है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, इसकी प्रथम स्थापना 1920 में हुई थी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की, और 1923 में इसको समाप्त कर दिया गया तथा 1935 में फिर से इसका पुनर्गठन किया गया। फिर देखिए अगला है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना माता पिता के स्थानांतरण के कारण बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखकर की गई थी। यह माध्यमिक शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में कार्य करती है। अगला देखिए छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। देखिए 1/11/2000 यानी कि 1 नवंबर 2000 को स्थापित राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद केंद्र में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के समान ही राज्य स्तरीय संस्था होगी। इसके अधीन राज्य शिक्षा संस्थान रायपुर, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान बिलासपुर एवं राज्य के समस्त 2 शिक्षा महाविद्यालय और 9 शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। परिषद और संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का प्रशासनिक नियंत्रण होता है तथा उक्त समस्त संस्थानों के लिए वे ही विभागाध्यक्ष भी होते हैं। परिषद अकादमिक एवं शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करती है तथा समय समय पर शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने एवं प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के संदर्भ में शासन को क्या करती है, परामर्श देती है। अब देखिए अगला टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा मंडल। तो याद रखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल एक नियमित शासी निकाय है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के विनिमय के फलस्वरूप दिनांक 20 जुलाई 2001 को शासकीय अस्तित्व में आएगा। 20 जुलाई 2001 को। देखिए यहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रचनाक्रम, तो ये संचालक है। फिर है शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, और बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान। लिखा है आरंभ में हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का संचालन किया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा जो है 1986 में एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा जो है 1988 में संचालित की जा रही है। फिर देखिए भारत के शिक्षा संबंधी विभिन्न आयोग एवं समितियों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैकाले का विवरण पत्र, तो लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे और वर्ष 1835 में प्रबंध क्या था, इसमें प्रबंध क्या किया गया मैकाले का विवरण पत्र में, तो याद रखिएगा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने पर बल दिया और स्कूलों में अंग्रेजी साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया गया। फिर वुड का आदेश पत्र जिसमें कि चार्ल्स वुड जो है इसके अध्यक्ष थे और 1854 के टाइम पे थे, ठीक है। इसमें क्या प्रबंध हुआ कि माध्यमिक विद्यालयों में आर्थिक सहायता हेतु अनुदान प्रणाली का उपाय सुझाया गया, ठीक है। अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने वालों को सरकारी नौकरियां देने पर जोर दिया गया। फिर भारतीय शिक्षा आयोग जो कि वर्ष 1882 में स्थापित हुआ था और याद रखिएगा कि सर विलियम हंटर जो है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे 1882 में। इसमें क्या प्रबंध किए गए, तो इसमें प्रबंध किया गया कि माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रमों के रूप में एकेडमिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अलग अलग लागू करने का सुझाव दिया गया। फिर देखिए विश्वविद्यालय आयोग, लॉर्ड कर्जन इसके अध्यक्ष थे 1902 में। फिर इंटरमीडिएट कक्षाएं तोड़ने एवं केवल मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को ही मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने को इसमें कहा गया। फिर देखिए सैडलर आयोग, डॉक्टर माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे 1917 में। इसमें क्या प्रबंध था कि माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना करने एवं प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने का सुझाव दिया गया। फिर देखिए हार्टोग समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है सर फिलिप हार्टोग और ये 1929 में, ठीक है। इसमें क्या प्रबंध किया गया कि माध्यमिक शिक्षा में बच्चों के अधिक अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप अत्यधिक अपव्यय को देखते हुए व्यावसायिक विषयों को स्थान दिए जाने का सुझाव दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि वुड
वुड एक्ट रिपोर्ट, ठीक है। वुड एक्ट रिपोर्ट के जो अध्यक्ष थे वो थे एस.एच. वुड 1936 में, ठीक है। हाई स्कूल तक सभी कक्षाओं में भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना जाना चाहिए, ऐसा वुड एक्ट रिपोर्ट में कहा गया। फिर है सार्जेंट रिपोर्ट, जिसमें कि सर जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे वर्ष 1944 में। फिर है इसमें क्या प्रबंध था कि साहित्यिक एवं प्राविधिक दोनों तरह के विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए एवं अगली कक्षाओं में केवल योग्य विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। फिर देखिए ताराचंद आयोग। ताराचंद आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर ताराचंद। कौन से वर्ष में? तो वर्ष 1948 में, ठीक है। फिर माध्यमिक शिक्षा को 12 वर्ष का कर दिया जाए और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा की जांच हेतु एक आयोग का भी गठन किया जाए, ठीक है। फिर देखिए राधाकृष्णन आयोग। राधाकृष्णन आयोग के जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1948 में, ठीक है। फिर प्रबंध क्या था कि यदि उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित हुआ है, लेकिन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स चलाने एवं माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करने का सुझाव दिया गया। फिर देखिए मुदलियर आयोग, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग से रिलेटेड था, ठीक है, मुदलियर आयोग। और याद रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदलियर 1952 में। इसमें क्या प्रबंध किया गया कि जो 12वीं तक की कक्षा है उसको विश्वविद्यालयों से जोड़ दिया जाए एवं बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किया जाए। फिर देखिए नरेंद्र देव समिति। तो आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे 1953 में। इसमें क्या प्रावधान था कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव दिए गए जो कि अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी थे। फिर कोठारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोठारी आयोग में बेसिकली जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर डी.एस. कोठारी 1964 में। और क्या इसमें प्रबंध था कि उच्च माध्यमिक शिक्षा समाज की मांग के अनुरूप तथा केवल चयनित विद्यार्थियों के लिए ही दी जानी चाहिए। फिर राम मूर्ति समिति। राम मूर्ति समिति याद रखिए कि आचार्य राम मूर्ति जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे 1990 में। फिर नई शिक्षा नीति एवं 1986 की समीक्षा हेतु इस समिति द्वारा नवोदय विद्यालय को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करने तथा माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। फिर है विद्यालय पाठ्यक्रम। प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे वर्ष 1992 में, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें प्रावधान किया गया कि समिति द्वारा विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करने एवं उसे अधिक तर्कसंगत और व्यवहारिक बनाने का सुझाव दिया गया था। अब देखिए जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सारे एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।